हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे नागरिक शास्त्र, जिसमें चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इस पर ये पहला वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हिस्ट्री का 2 चैप्टर बना चुके हैं दोस्तों। जिस पहला चैप्टर पढ़ाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद दोस्तों ये बना रहे हैं नागरिक शास्त्र, जो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी में कार्यप्रणाली। इसी पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो सत्ता की साझेदारी होता है, सत्ता में हमारे कैसे जो नेतागण होते हैं अपनी साझेदारी करते हैं, और सत्ता की साझेदारी में कौन कौन लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस सत्ता की साझेदारी में हर एक व्यक्ति क्या सही ढंग से अपने मत को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं दोस्तों। तो ये जब टॉपिक पढ़ लेंगे दोस्तों तो पता चल जाएगा कि सत्ता में जो साझेदारी होते हैं, क्या सही ढंग से सत्ता में साझेदार सभी नेतागण या सभी जनप्रतिनिधि या सभी मतदाता इसमें अपनी भूमिका को अदा कर पाते हैं कि नहीं दोस्तों। तो इसमें से एक है संघीय शासन व्यवस्था। एक टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। सत्ता की जो साझेदारी होता है इसमें संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था सबसे पहले तो जानेंगे दोस्तों कि संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगा कि संघीय शासन जो व्यवस्था है इसका परिभाषा क्या होगा। तो संघीय शासन व्यवस्था जहाँ पर सभी राज्यों को मिलाकर शासन किया जाता है उसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों को मिलाकर जहाँ पर शासन किया जाता है उसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य और 28 राज्यों को मिलाकर हम लोग एक पीएम को चुनते हैं, और वही जो हमारे पीएम होते हैं सभी राज्यों को मिलाकर शासन करते हैं, तो उसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश में सभी राज्यों को मिलाकर अगर वहाँ पर शासन किया जाता है तो उसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। और जो संघीय शासन व्यवस्था होता है, संघीय शासन व्यवस्था 2 तरह का होता है। एक संघीय शासन व्यवस्था होता है केंद्र स्तर पर, और दूसरा संघीय शासन व्यवस्था होता है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर। ये जो संघीय शासन व्यवस्था 2 बता रहे हैं दोस्तों, एक होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर होता है, जो हमारे सांसद होते हैं वो अपना जो नियम बनाते हैं, वो जब भी नियम बनाएंगे, जो भी अपना नियम कानून बनाएंगे वो केंद्र के ध्यान में रखते हुए नियम बनाएंगे। और जो प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर होता है, जो हमारे राज्य में, जो हमारे राज्य है अलग अलग राज्य के जो हमारे विधायकगण होते हैं वो जो नियम बनाते हैं, वो जब भी नियम बनाएंगे राज्य को ध्यान में रखते हुए नियम को बनाते हैं, तो उसे ही कहते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर। तो ये हो गया 2, केंद्र स्तर पर और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर। केंद्र स्तर पर कहने का मतलब कि जो राज्य है 28 राज्यों को मिलाकर वहाँ पर तो शासन चला रहे हैं, लेकिन जो केंद्र स्तर पर नियम बनाया जाएगा, जो सांसद नियम बनाएंगे, वो जब भी नियम बनाएंगे तो केंद्र को ध्यान में रखते हुए नियम कानून को बनाएंगे, तो उसे कहेंगे केंद्रीय स्तर की शासन व्यवस्था। और एक होता है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर, जो हमारे प्रांत के होते हैं, जो हमारे नज़दीकी होते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के जो हमारे शासक होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जो नियम बनाते हैं वो क्षेत्र को ध्यान में रखकर अपने विधानसभा वो क्षेत्र को ध्यान में रखकर कानून को बनाते हैं, उसे ही कहते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर का। तो जो संघीय शासन व्यवस्था है 2 स्तर का था, एक केंद्र स्तर पर और एक प्रांतीय स्तर पर। अगर उदाहरण के दौरान समझे तो भारत में 28 राज्य और 28 राज्यों को मिलाकर जहाँ पर शासन चल रहा है उसे कहेंगे संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था 28 राज्यों को मिलाकर एक शासन कर रहा है, यानी कि केंद्र स्तर पर नियम बनाएगी 28 राज्यों के लिए। अगर नियम बनाएगी तो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। वो नियम को कौन बनाएंगे, तो केंद्र स्तर पर बनाएंगे जो हमारे सांसद होते हैं। और जो प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता है, यानी कि एक राज्य जैसे बिहार राज्य है और यहाँ पर जो नियम कानून बनेगा, जो हमारे विधायकगण नियम कानून को बनाएंगे, उसे कहते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर का। उसके बाद आता है दोस्तों कि संघीय राज्य का जो गठन होता है, संघीय राज्य का जो गठन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है संघीय राज्य और दूसरा होता है दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था।
यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का जो गठन है दोस्तों वो दो तरह का होता है। एक होता है संघीय राज्य और दूसरा होता है संघीय शासन व्यवस्था। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है। संघीय राज्य, संघीय शासन, संघीय शासन, संघीय राज्य का जो गठन, ठीक है दोस्तों। संघीय जो राज्य का गठन है ये दो तरह का होता है। एक होता है संघीय राज्य और एक होता है संघीय शासन व्यवस्था। यानी कि संघीय राज्य जहाँ पर राज्य तो होते हैं दोस्तों, लेकिन हर एक राज्य का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। हर एक राज्यों के पास एक शक्ति होती है दोस्तों, और वो शक्ति अपने आप में निहित होती है दोस्तों। जैसे राज्य, हर एक राज्य है, जैसे भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों को मिलाकर एक व्यक्ति को चुनते हैं हम लोग प्रधानमंत्री, और वही एक व्यक्ति सभी अपने राज्यों में नियम कानून को मनवाता है। तो वो तो दोस्तों हो गया कि संघीय शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघीय राज्य, यानी कि संघीय राज्य भारत में जैसे 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं होंगे, 28 राज्यों को चलाने के लिए अलग अलग शासक होंगे। सभी जो राज्य होंगे अपने आप में क्या होगा, स्वतंत्र होगा। नियम कानून लेने के लिए अपने सभी राज्य क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो उसे ही कहते हैं संघीय राज्य व्यवस्था। जैसे दोस्तों अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है और स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर कोई एक शासन चलाने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे अमेरिका में 40 या 50 राज्य है, तो वहाँ के 40 और 50 राज्यों के व्यक्तियों के अनुसार आपको शासन करना पड़ेगा। जैसे वहाँ के हमारे राष्ट्रपति थे, जब कोरोना वायरस आया था तो वहाँ के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी। तो एकाएक वहाँ पर वो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया था अमेरिका में नहीं कर पाए थे। क्या कारण था, क्योंकि वहाँ पर 50 और जो 60 राज्य है, सभी राज्यों से आपको सहमति लेना पड़ेगा। अगर वो राज्य बोलेगा तभी आप लॉकडाउन कर सकते हैं, कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि वहाँ पर राज्यों का क्या दिया जाए, सर्वोपरि होता है। वहाँ पर राज्यों का क्या होता है, महत्व होता है। तो वो हो जाता है दोस्तों संघीय राज्य व्यवस्था। जबकि एक है संघीय शासन व्यवस्था। जैसे संघीय शासन व्यवस्था भारत में है, बेल्जियम है, स्पेन में है। यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर एक शासक को चुनते हैं, और वो जो शासक होते हैं निर्णय सभी राज्यों के लिए ले लेते हैं। जैसे जब कोरोना वायरस के दौरान देखा गया कि भारत में नरेंद्र मोदी एकाएक और आए और बोल दिए कि कल से क्या होगा, लॉकडाउन, तो सभी राज्यों को मानना पड़ा था। तो ये होता है दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था में सभी राज्यों को मिलाकर जो इसको हम शासक को चुनते हैं, उनको बातों को, उनके नियम कानूनों को सभी राज्य को मानना पड़ता है दोस्तों। तो वो होता है संघीय शासन व्यवस्था, जो कि भारत में है, बेल्जियम में है और स्पेन में है। तो ये दोनों दोस्तों क्लियर हो गया कि संघीय राज्य क्या होता है और संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। दोस्तों यहाँ से एक एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि संघीय राज्य व्यवस्था, जो संघीय राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था दोस्तों, तो वो है दोस्तों अमेरिका में। संघीय राज्य व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, सर्वप्रथम, तो है दोस्तों अमेरिका। यहाँ पर दूसरा एग्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संघीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा कनाडा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कि संघ अब राज्य तो हो गया, तो संघ और राज्यों के बीच कुछ शक्तियों का जो बंटवारा है, उस कौन से अनुसूची में भारतीय संविधान में हम लोग को लिखित है दोस्तों। तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है कि किस पर नियम केंद्र सरकार बनाएगी, किस पर नियम राज्य सरकार बनाएगी। तो केंद्र और राज्यों शक्तियों का जो बंटवारा है दोस्तों, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका विवरण है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र के और राज्य की, केंद्र अपना नियम किस कानून पर बनाएगी, किस आधार पर बनाएगी, और राज्य सरकार है जो अपना नियम कानून कहाँ पर अपना पालन करवाएगी। तो इसके लिए देखो 3 सूची है। 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 विषय बांटा गया है कि किसका अधिकार, संघ सूची पर कौन अपना केंद्र सरकार नियम बनाएगी, किस पर राज्य सरकार नियम बनाएगी, और किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकती है दोस्तों। संघ सूची, संघ सूची का कहने का अर्थ हुआ दोस्तों केंद्र सरकार। राज्य सूची, राज्य सूची कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो राज्य है, जैसे भारत में 28 राज्य है, तो बिहार का बात लिया जाए तो बिहार ये राज्य सूची, पश्चिम बंगाल राज्य सूची, उत्तर प्रदेश राज्य सूची, जो हर एक राज्य है, जो हर स्टेट है, वो किस पर अपना नियम बना सकती है,
कानून बना सकती है और टैक्स को वसूल सकती है। उसके बाद होता है समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची दोस्तों एक ऐसा सूची है जिस पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बनाती है, लेकिन एक ही कानून दोनों के बीच एक ही कानून पर डिबेट छोड़ जाए। यानी कि मान लिया जाए कि समवर्ती सूची है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही विषय को लेकर डिबेट छिड़ गया है, तो दोनों में अगर डिबेट छिड़ जाएगा दोस्तों तो प्राथमिकता जब भी दिया जाएगा केंद्र सरकार को दिया जाएगा। तो दोस्तों क्रमवार पहले चलते हैं कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय है, इसमें कौन से नियम बना सकते हैं और किस पर इसका अधिकार होता है केंद्र सरकार का। तो संघ सूची इसमें प्रतिरक्षा यानी रक्षा करने की बात हो व्यक्तियों को, तो किसका जिम्मा है? केंद्र सरकार का। संघ सूची का विदेश नीति यानी कि विदेश नीति जो हमारे मोदी जी हैं, भारत और अमेरिका के बीच कैसा नीति हो, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा नीति हो, भारत और चीन के बीच कैसा नीति हो, भारत और नेपाल के बीच कैसा नीति हो, यानी विदेश नीति का जब बात आता है तो कौन नियम बनाएगा? वो बनाएंगे केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची। विदेशी व्यापार यानी भारत अमेरिका के बाद भारत और अमेरिका के साथ जो व्यापार किया जाता है, जो आयात और निर्यात किया जाता है, उसकी अगर समस्या हो, उस पर नियम बनाना हो, उस पर टैक्स लगाना हो तो कौन लगाएगी दोस्तों? वो केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची। संचार संसाधन जो भी संचार संसाधन के माध्यम है उस पर अपना नियम कानून कौन बना सकती है? तो केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची। मुद्रा बैंकिंग जो मुद्रा से संबंधित जो बैंकिंग है, जो रुपया संबंधित है, जो बैंक से संबंधित है, वो कौन सी है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। जो रेलगाड़ी है इस पर जो भी अपना नियम बनाएंगे कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएंगे। डाक तार यानी कि जो डाकिया होते हैं इस पर जो भी नियम बनाएगा कौन बनाएंगे? संघ सरकार। जनगणना जो जनगणना है इस पर अपना नियम जो जनगणना कराया जाता है हर एक 10 साल पर जो जनगणना कराया जाता है इसका दायित्व किसको सौंपा गया है? जनगणना करने का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो ये केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची का है दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सर्वप्रथम जनगणना कब कराया गया था? तो सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में कराया गया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि नियमित जनगणना कब कराया गया था? तो 1881 ईस्वी में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है वायु जल परिवहन। वायु जल परिवहन यानी जल परिवहन के द्वारा जो आयात निर्यात किया जाता है उस पर नियम कानून कौन बनाएगी दोस्तों? तो जब भी बनाएगी संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार ये बना सकती है दोस्तों। और इस प्रकार इसमें कितने विषय शामिल होते हैं? तो 100 विषय शामिल होते हैं दोस्तों। 100 की याद करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, जितना लिखे हैं यही काफ़ी है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण है वो लिख दिए दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जैसे बोले विदेश नीति, विदेशी व्यापार, संचार संसाधन, मुद्रा बैंकिंग, रेल, डाक तार, जनगणना, वायु जल परिवहन, ये सब केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकती है दोस्तों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेल दोस्तों, डाक तार दोस्तों और जनगणना, ये तो तीनों मत भूलना दोस्तों। ये तीनों नहीं भूलना है कभी भी कि रेल किसके अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत। डाक तार किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। और जनगणना किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। ये तो दोस्तों तीन महत्वपूर्ण है। अगर आप याद करना चाहते हैं दोस्तों तो सब याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम दोस्तों 3 याद रखना पड़ेगा 10th क्लास के लिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। राज्य सूची में दोस्तों इसमें कृषि, जो कृषि का कार्य किया जाता है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो हमारे किसान है, ये किससे आता है? इस पर नियम और कानून जो बनता है दोस्तों, जो इससे टैक्स लिया जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची का। हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है दोस्तों। उसके बाद वन, जो हमारा वन विभाग है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो राज्य सूची से संबंधित है। इस पर जो भी नियम और कानून बनाना होगा कौन बनाएगी? राज्य सूची। उसके बाद कारागार, जो जेल कहते हैं दोस्तों, कारागार जो कैदियों को रखा जाता है दोस्तों, उस पर जो नियम कानून बनाना होगा वो कौन बनाएंगे? तो राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार वहाँ के इस पर नियम और कानून बनाएगी दोस्तों। भू राजस्व जो कि लगान, जो कि मसूल मुलगुजारी खेत को देते हैं, एक हम लोग खेत को हर एक साल में अपनी अदा करते हैं सरकार को, उसे कहते हैं भू राजस्व। यानी इस पर नियम कानून जो बनाना होगा दोस्तों कौन बनाएगी? राज्य सरकार। जो भी राज्य सरकार हो, बिहार राज्य सरकार हो, उत्तर प्रदेश हो, या तेलंगाना हो, या महाराष्ट्र हो, या पश्चिम बंगाल हो, जो भी हो वो दोस्तों कौन बनाएगी? राज्य सरकार। उसके बाद पुलिस, यानी कि हर राज्य का अपना स्टेट पुलिस अलग होती है दोस्तों। तो ये पुलिस पर जो भी नियम और कानून बनाना होगा दोस्तों कौन बनाएगी? राज्य सरकार। स्वास्थ्य,
जो कि हर प्रखंड हर ब्लॉक में स्वास्थ्य का एक क्लिनिक खोला गया दोस्तों। इस पर जो भी नियम कानून बनाना होगा कौन बनाएगी, राज्य सरकार का कार्य है दोस्तों। और सिंचाई जो कि नहर के द्वारा हम लोग पटवन करते हैं दोस्तों, इसके बदले में जो हम लोग सरकार को एक टैक्स के रूप में पैसा देते हैं दोस्तों, इस पर जो भी नियम कानून बनाना होगा दोस्तों ये कौन बनाएगी, ये तो बनाएंगे राज्य सूची। और इसके साथ दोस्तों 61 विषय इसमें आते हैं दोस्तों। तो ये राज्य सूची का अपना अलग विषय होता है दोस्तों। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों लिख दिए हैं, इसमें से याद रखना होगा दोस्तों। तो एक कारागार याद रखिए कि कारागार, दूसरा दोस्तों कृषि, वन, ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे भू राजस्व है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची ऐसा सूची है दोस्तों जिस पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही इस पर अपना कानून बना सकती है दोस्तों। जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण की बात है दोस्तों, तो इस पर केंद्र सरकार भी बोलती है कि जनसंख्या नियंत्रण रखा जाए और राज्य सरकार भी बोलती है कि जनसंख्या नियंत्रण रखा जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रण रखा जाएगा तभी हमारा देश विकास करता है, तभी हमारा घर भी विकास कर सकता है, नहीं तो विकास करने वाला नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों पर निर्णय कौन कर सकती है, केंद्र सरकार भी ले सकती है और राज्य सरकार भी ले सकती है। इसी को ही कहते हैं समवर्ती सूची। लेकिन दोनों के बीच अगर डिबेट छिड़ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार का। तो जनसंख्या समझ गया कि नियंत्रण किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से। एक आता है जो शिक्षा, जो शिक्षा दोस्तों हम लोग ग्रहण करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इस पर जो नियम बनाना होगा केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन ये दोनों के बीच अगर डिबेट छिड़ जाएगा तो दोस्तों जब भी प्राथमिकता दिया जाएगा वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा, अर्थात कि संघ सूची को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। तो शिक्षा किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों है समाचार, यानी कि न्यूज़पेपर जो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पर डे सुबह सुबह, ये जो समाचार पत्र है इस पर जो नियम कानून बनाना होगा दोस्तों केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन दोनों एक ही विषय पर अगर डिबेट छिड़ जाए दोस्तों तो किसकी प्राथमिकता दिया जाएगा, संघ सूची का। तो पूछेगा कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक सामाजिक योजना सहित 52 विषय दोस्तों इसमें शामिल है समवर्ती सूची में दोस्तों। तो समवर्ती सूची में दोस्तों जितना भी लिखे सब महत्वपूर्ण है, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, समाचार पर, आर्थिक समायोजन, सभी है दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये तीनों याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या क्या है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को किस प्रकार बांटा गया है, संघीय राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों इसका ही पार्ट बनाएंगे जो बताएंगे कि वेस्ट इंडीज में संघवाद किस प्रकार वहाँ पर संघवाद का तय होता है और किस प्रकार संघवाद का वहाँ पर समाप्ति हो जाता है, पुनर्गठन होता है। उसके बाद नाइजीरिया के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और उसके बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ था उसके चर्चा किया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।